स्वागत है भाई आप सभी का एक और नए वीडियो में। डॉट नेट कोर इंटरव्यू सीरीज का ये पार्ट 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंडर पेज और रेंडर बॉडी, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? पहली चीज तो ये दोनों हेल्पर मेथड है एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी के अंदर, जो कि मैनेज करते हैं लेआउट और कंटेंट को वेब पेज के ऊपर। तो रेंडर बॉडी आप यूज करते हैं जब भी आपको कंटेंट जो है चाइल्ड पेज के अंदर को लेआउट पेज के अंदर दिखाना होता है। मतलब रेंडर द कंटेंट ऑफ चाइल्ड पेज विद इन द लेआउट पेज। जैसे आप मास्टर पेज बना दिए, मास्टर पेज के अंदर कई सारे पेजेस को दिखाना चाहते हैं। जैसे आपका कई सारे रेजर पेजेस बना दिए, लेकिन आपका मास्टर पेज जो होता है वो लेआउट पेज, वो हेडर और फुटर जो सेम चीज़ें होती हैं वो फिक्स होती हैं, और बीच में आप कंटेंट चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरीके के टास्क के लिए आप रेंडर बॉडी यूज़ करेंगे। ये एक तरीके का प्लेस होल्डर होता है फॉर द कंटेंट जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल व्यूज, सिमिलर टू कंटेंट प्लेस होल्डर। जैसा कि आप वेब फॉर्म्स पर अगर काम किए होंगे, मतलब कि ASP.NET ASPX वाली जो बनती थी पेज, इसके अंदर आप काम किए होंगे। इसके अंदर मास्टर पेज होता था और कंटेंट प्लेस होल्डर होता था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपका डॉट नेट कोर के अंदर रेजर पेज होता है, जिसके अंदर आपका लेआउट होता है और फिर रेजर पेजेस होते हैं छोटे छोटे। तो जब भी आपको इस तरीके का चीज़ करना हो तो आप रेंडर बॉडी यूज़ कर लेंगे। एक ही रेंडर बॉडी एक लेआउट पेज के अंदर यूज़ होता है। रेंडर पेज रेंडर पेज जो होता है वो रेंडर करता है कंटेंट ऑफ वन पेज विद इन द अनदर पेज। मतलब एक पेज के अंदर कोई दूसरा पेज अगर आपको शो कराना हो तो फिर आप रेंडर पेज यूज़ कर लेंगे। कैन बी यूज इन बोथ लेआउट पेज एंड नॉर्मल पेज, तो वो तो कर सकते हैं। उसके बाद अलाउ फॉर एम्बेडिंग पार्सल व्यू एंटायर पेज विद इन द other page, useful for creating the reusable component and including common header footer। ठीक है, टेक either one or two पैरामीटर। तो बेसिकली क्या होगा, एक पेज के अंदर दूसरा पेज भी अगर शो कराना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप रेंडर पेज यूज कर लीजिए। अगर आप हेडर और फुटर फिक्स करना चाहते हैं, बीच के कंटेंट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप रेंडर बॉडी यूज कर लिए। केवल एक रेंडर बॉडी पर लेआउट पेज के अंदर आप यूज कर सकते हैं। यही लाइन ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है डिस्पोज वर्सेस फाइनलाइज। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्पोज और फाइनलाइज, पहली चीज़ तो दोनों ही रिसोर्स मैनेजमेंट मेथड है जो कि रिलीज करते हैं रिसोर्सेज को दैट एन ऑब्जेक्ट इज होल्डिंग। ठीक है, जब भी आप ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर ही रहता है, तो वो उसको रिलीज करने का काम करता है आपका डिस्पोज और फाइनलाइज। तो डिस्पोज मेथड क्या करता है, रिलीज द मैनेज अनमैनेज रिसोर्सेज। ठीक है, मैनेज अनमैनेज मैंने एक इंटरव्यू में एक वीडियो में बताया था कि जो भी आपका डॉट नेट के अंदर बनता है वो मैनेज होता है, जो डॉट नेट के बाहर बनते हैं वो अनमैनेज्ड होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप बना लिए कोई डेटाबेस कनेक्शन बना लिए, तो उसको डिस्पोज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डिस्पोज, मतलब रिलीज करने के लिए। तो डिस्पोज इज द मेथड ऑफ आई डिस्पोजेबल इंटरफेस। Inside this method, developer has to write the code to clean or destroy the object which are no more required। ठीक है, तो जब भी आपको अगर आप डिस्पोज मेथड यूज करते हैं तो ये पहली चीज तो आई डिस्पोजेबल इंटरफेस का पार्ट है। इसके अंदर डेवलपर कोड लिखता है कि किस तरीके से ही आपका रिसोर्स क्लियर होगा। जब भी इंस्टेंस वगैरह या मेमोरी वगैरह जो भी यूज हो रहा है वो किस तरीके से क्लियर होगा, ये डेवलपर राइट करेगा। लेकिन फाइनलाइज के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती है। फाइनलाइज जो होता है वो गार्बेज कलेक्टर द्वारा मैनेज होता है, वही इसको कॉल करता है, वही रिलीज करता है। ठीक है, इसलिए आपका डिस्पोज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है फाइनलाइज मेथड से, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर के अंदर कई बार ये होता है कि आपको वो बार बार रन हो रहा है। मान लीजिए टाइम सेट हो गया कि वो 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद बार बार रन हो, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उस केस में वो रन हो रहा है बेमतलब का, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्टेड हो जाता है उस चीज़ के चक्कर में, और जो कि रिसोर्स भी यूज़ करता है आपके सर्वर का। तो अगर आपको रिसोर्स मैनेजमेंट यूज़ करना है आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो सबसे बेस्ट अप्रोच है आपका डिस्पोज मेथड को ही यूज़ करो। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मॉडल बाइंडिंग, वाई यूज़, और किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। तो मॉडल बाइंडिंग जो होता है बेसिकली ये ऑटोमेटिकली मैप कर देता है आपके HTTP रिक्वेस्टेड डेटा को। जैसे आप क्वेरी स्ट्रिंग में कोई डेटा भेज दिए या फॉर्म डेटा में कोई भेज दिए, डेटा अपना भेज दे रहे हैं, तो वो किस तरीके से मॉडल के साइड बाइंडिंग होगा
तो वो आप मॉडल बाइंडिंग से कर सकते हैं। टू कंट्रोल द एक्शन पैरामीटर और मॉडल ऑब्जेक्ट, दिस फीचर सिंप्लीफाई हैंडलिंग यूजर इनपुट एंड मेक इट इजियर टू वर्क विद डेटा रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है, ये यूज को मॉडल बाइंडिंग अगर यूज क्यों करना चाहिए, टू रिड्यूस द मैनुअल पासिंग, आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोड, कोई भी ऐसी चीजें लिखने नहीं पड़ती है। देखिए आप पुराने वाले कोड के अंदर रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करके होता है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी करके होता है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग करके होता है। तो इस तरीके का कोड आपको लिखना पड़ता था अगर बाइंड करना हो कि ये डेटा आ रहा है, उसको बाइंड करना हो, उसको डेटा को लो आप, तो हमको ये कोड लिखना पड़ता है। लेकिन मॉडल बाइंडिंग के साथ ये चीज़ नहीं होती है। वर्क विद डिफरेंट डेटा सोर्स, ठीक है, डिफरेंट डेटा सोर्स के जैसे या रूट से आए, क्वेरी स्ट्रिंग से आए, फॉर्म से आए, जेसन से आए, सबको हैंडल कर सकता है मॉडल बाइंडिंग। स्ट्रांगली टाइप होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सही, इंप्रूव द कोड रीडेबिलिटी, सपोर्ट करता है कस्टम बाइंडिंग को भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो के अंदर। ठीक है, अब मॉडल बाइंडिंग वर्क किस तरीके से करता है, जब भी रिक्वेस्ट आती है तो वो कंट्रोलर एक्शन के पास जाता है, तो कंट्रोलर एक्शन के ऊपर आप मॉडल बाइंडिंग डिफाइन करते हो। द मॉडल बाइंडिंग लुक फॉर द मैचिंग डेटा इन द फॉलोइंग ऑर्डर, जैसे फॉर्म वैल्यू हो गया, रूट वैल्यू हो गया, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर हो गया, रिक्वेस्ट बॉडी हो गया। तो ये बेसिकली एक्शन मेथड के ऊपर वो जिस तरीके से आपने डिफाइन किया होगा पैरामीटर, उस हिसाब से वो बाइंड हो जाता है अपने आप ही। तो मॉडल बाइंडिंग को आप देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। पहला है फ्रॉम क्वेरी, दूसरा है फ्रॉम रूट, और तीसरा फ्रॉम फॉर्म, चौथा फ्रॉम बॉडी। फ्रॉम क्वेरी आपका क्वेरी स्ट्रिंग हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट आईडी भेज रहा है 5, तो ये हो गया क्वेरी स्ट्रिंग, ये अपने आप बाइंड हो जाएगा जहाँ पे ये मॉडल बाइंडिंग इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद रूट पैरामीटर हो गया स्लैश करके 5, जब भी आप एडिट टाइप का चीज़ करते हैं तो ये आपने ये देखा होगा, ये एडिट करके कंट्रोलर का नाम एडिट, फिर उसके बाद पैरामीटर आईडी भेजा जाता है। उसके बाद फॉर्म डेटा, जो भी आप फॉर्म सबमिट के बाद भेज रहे हैं वो फॉर्म डेटा के अंदर जाता है और उस तरीके से वो मॉडल के साथ कनेक्ट होगा, अपना सेव हो जाता है। उसके बाद जेसन रिक्वेस्ट बॉडी है जो कि वेब एपीआई के अंदर यूज होता है। अब यूज़ करना कैसे, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे फ्रॉम रूट यूज हो गया, फ्रॉम क्वेरी भी यहाँ यूज हो गया। ठीक है, आप इस तरह ये एग्जांपल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आई एक्शन रिजल्ट वर्सेस एक्शन रिजल्ट। ठीक है, आई एक्शन रिजल्ट पर भी आप, तो ये एक इंटरफेस है दैट रिप्रेजेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब ये किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स दे सकता है आपका आई एक्शन रिजल्ट। आई एक्शन रिजल्ट जो होता है इनहेरिट करता है एक्शन रिजल्ट को भी, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है बेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू रिटर्न द मल्टीपल रिसोर्स टाइप, जैसे कि होगा जेसन रिजल्ट, व्यू रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट, रीडायरेक्ट रिजल्ट, कंटेंट रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं आई एक्शन रिजल्ट के साथ। एक्शन रिजल्ट जो होता है वो कॉन्क्रीट क्लास होता है जो कि इम्प्लीमेंट करता है आई एक्शन रिजल्ट को। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था। इट इज मोर रिस्ट्रिक्टिव बिकॉज इट मस्ट रिटर्न ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टाइप। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस कब यूज कर लें और एक्शन रिजल्ट कब यूज कर लें। इंटरफेस यूज करो जब आपको एपीआई रिलेटेड चीजें करनी हो, कंट्रोलर विथ मल्टीपल रिटर्न टाइप चाहिए होता है, तो एपीआई के अंदर बेसिकली काफी ज़्यादा ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमको जेसन में चाहिए, एक्सएमएल में चाहिए, या और किस तरीके में चाहिए, तो वहाँ पे ये सही आ जाता है। आपका आई एक्शन रिजल्ट आपको यूज़ करना चाहिए। एक्शन रिजल्ट जो होता है वो एक तरीके का क्लास है जो कि कॉन्क्रीट क्लास होता है और रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो ये आप एमवीसी व्यू के अंदर ही बेस्ट रहता है, आप यूज़ कर लो। जैसे कि आप व्यू रिटर्न कर लिए, पार्शियल व्यू रिटर्न कर लिए, तो वो उस तरीके की चीज़ के लिए आपको एक्शन रिजल्ट यूज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिल्टर। अब ये फिल्टर, अब वो वाला फिल्टर जो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, ये वही चीज है। तो ये बेसिकली क्या करता है, फिल्टर इन डॉटनेट को डेट अलाउ यू टू रन कोड बिफोर और आफ्टर स्पेसिफिक स्टेज इन द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन। वही हो गया कि जब भी रिक्वेस्ट आता है वो मिडलवेयर के पास जाता है, मिडलवेयर से फिर वो राउटिंग के पास जाता है, राउटिंग चेक करता है कि कौन सा कंट्रोलर और एक्शन उसको परफॉर्म करेगा। तो एक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले आपका फिल्टर एग्जीक्यूट होता है, बिफोर और आफ्टर। जैसे कि ऑथराइज एट्रीब्यूट लगा दिए तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले, तो वही वो चीज़ है एट्रीब्यूट। ये बेसिकली
कई तरीके का इसका टाइप होता है। पहला ऑथराइज्ड फिल्टर, रिसोर्स फिल्टर, एक्शन फिल्टर, एक्सेप्शन फिल्टर और रिजल्ट फिल्टर। और ये उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट भी होता है। तो मिडिलवेयर के पास जाएगा, सबसे पहले ऑथराइजेशन फिल्टर एग्जीक्यूट होगा, फिर रिसोर्स फिल्टर, फिर एक्सेप्शन, फिर मॉडल बाइंडिंग, फिर आपका एक्शन मेथड एग्जीक्यूशन होगा। एक्शन मेथड एग्जीक्यूशन होने से पहले एक्शन फिल्टर एग्जीक्यूट होगा, फिर रिजल्ट फिल्टर, और फिर रिजल्ट आपका चला जाएगा रिस्पॉन्स के अंदर। तो आपका ऑथोराइज फिल्टर सबसे पहले रन होगा, ठीक है, जो कि ऑथराइजेशन चेक करेगा। अगर नहीं हुआ तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वहीं से वापस चला जाएगा। रिसोर्स फिल्टर आपका हो गया, कौन कौन से रिसोर्स आपको एक्सेस करना चाहिए, मतलब ऑथराइजेशन के बाद ही हो गया, उसके बाद एक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है कैशिंग। कैशिंग ये तो वेब एपीआई के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैशिंग क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, स्टोर करता है कुछ डेटा को मेमोरी के अंदर। जो डेटा बार बार यूज हो रहा है, अगर आप कुछ समय के लिए आप उसको कैशिंग के अंदर स्टोर कर लें तो आपकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस के इम्प्रूव होता है, स्केलेबिलिटी बढ़ती है बेसिकली। टू गेट द डेटा फ्रॉम द कैशिंग इंस्टेड ऑफ रिट्रीविंग द फ्रॉम ओरिजिनल सोर्सेस, ठीक है। तो बार बार डेटा अगर यूज हो रहा है तो मान लीजिए आप 10 सेकंड का कैशिंग बना लिए, तो 10 सेकंड के अंदर जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो कैशिंग से हो जाएगी। तो आपका मेन जो ट्रैफिक होगा उस रिक्वेस्ट के लिए, उस मतलब कि उस रिसोर्स के लिए, वो खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब ये 3 तरीके का होता है। पहला है इन मेमोरी कैशिंग। इन मेमोरी के अंदर वो जो भी डेटा होता है कैशिंग का डेटा, वो एप्लीकेशन के मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और ये काफ़ी सिंपल और फास्ट होता है, लेकिन लिमिटेड होता है। सिंगल इंस्टेंस जो एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए ये ठीक है। अगर अब लोड बैलेंसर टाइप का चल रहा है या एपीआई गेट पे यूज हो रहा है, बहुत सारी इंस्टेंसेस क्रिएट हो रही है उस एप्लीकेशन की, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, वो सही नहीं रहेगा। तो इसके अंदर लेकिन ये क्या होता है, जब भी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगा तो कैशिंग लॉस्ट हो जाता है, आपका क्लियर हो जाता है। Store data does not change the often, best for a small application scenario where data does not need shared across multiple instances of the application। वही हो गया कि मल्टीपल इंस्टेंस के अंदर आपको अगर डेटा शेयर नहीं करना है, कैशिंग डेटा शेयर नहीं करना है, तो आप इन मेमोरी कैशिंग यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, आपको प्रोग्राम.cs क्लास के अंदर सर्विस मिलेगा ऐड मेमोरी कैशिंग, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोलर के अंदर या सर्विस के अंदर आप आई मेमोरी कैश करके इंटरफेस आता है इसका, तो वो आप इंजेक्ट कर लीजिए अपने कंस्ट्रक्टर में, और जो भी इसके फंक्शनलिटी है आप यूज़ कर सकते हैं इसके बाद। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग, ठीक है। ये उस तरीके के एप्लीकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो जाता है जहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। जैसे लोड बैलेंसिंग हो गया, वहाँ पे कई सारे इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, तो उस तरीके के सिनेरियो के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे जाते हैं। The distributed caching is used when you have multiple instance of application, जैसे क्लाउड इन्वायरमेंट हो गया, लोड बैलेंसिंग हो गया, need to share cache data between instances, ठीक है। कॉमन इम्प्लीमेंटेशन रेडिस हो गया, स्कल सर्वर, इसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस आपका रेडिस ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया होता है, इम्प्लीमेंट करना भी ईजी हो जाता है। आप इसको आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग इंटरफेस से भी अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा है रिस्पॉन्स कैशी। रिस्पॉन्स कैशी बेसिकली आपका एपीआई के अंदर यूज होता है, जो भी एचटीटीपी रिस्पॉन्सेस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, तो उसको हम लोग रिस्पॉन्स कैशी के अंदर स्टोर करा कर रख लेते हैं। इस तरीके से वो आपका एप्लीकेशन फास्ट हो जाता है, बार बार प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ यूज फॉर गेट रिक्वेस्ट वेयर द रिस्पॉन्स डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, ठीक है। बार बार चेंज नहीं हो रहा तो आप रिस्पॉन्स कैशी यूज कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स कैशी के अंदर आप ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं, लोकेशन सेट कर सकते हैं। आप इसका मिडलवेयर प्रोवाइड होता है एज रिस्पॉन्स कैशी, आप इसको यूज करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई सर्विस कलेक्शन एंड आई सर्विस प्रोवाइडर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता तो वही चीज़ है आपका प्रोग्राम.cs क्लास एप्लीकेशन और स्टार्टअप.cs क्लास के अंदर जो कॉन्फ़िगर मेथड और कॉन्फ़िगर सर्विस होता है, कॉन्फ़िगर सर्विस होता है, वो दोनों उसके अंदर आई सर्विस कलेक्शन होता है, वही चीज़ है ये। तो आई सर्विस कलेक्शन क्या करता है, अ कलेक्शन यूज टू रजिस्टर द सर्विसेज, ठीक है। जो भी आप सर्विसेज रजिस्टर करते हैं आप प्रोग्राम.cs क्लास के अंदर,
वो आई सर्विस कलेक्शन के थ्रू ही होता है। और आई सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? अ कंटेनर यूज टू रिजॉल्व द रिसोर्स सर्विसेज। तो आई सर्विस कलेक्शन यूज करना है आपको स्टार्टअप और कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। आप आई सर्विस प्रोवाइडर जो है रन टाइम या एजुकेशन के टाइम पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आई सर्विस कलेक्शन जो है ऐड, रिमूव, रिप्लेस इस तरीके से सर्विस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रोवाइडर ऐसा कुछ नहीं करता है। अब किस तरीके से फ्लो होता है इसका रजिस्टर करने का? तो सबसे पहले क्या होता है? क्रिएट द सर्विस कलेक्शन। आप यहाँ पे सर्विस कलेक्शन ऑब्जेक्ट बना लिए। फिर इसमें 3 तरीके मेथड होते हैं, ऐड, सिंगलटन, ट्रांजिएंट और स्कोप। ये हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, जल्दी वीडियो आने वाली है इसकी भी। तो उसके अंदर आप इस तरीके से अपना सर्विस रजिस्टर कर लीजिए प्रोवाइडर के थ्रू, बिल्डर प्रोवाइडर के थ्रू आप उसको फिर अपना रिजॉल्व कर लीजिए और फिर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सर्विस कलेक्शन के थ्रू ये यूज हुआ है प्रोग्राम CS क्लास के अंदर, बिल्डर सर्विस एट स्कोप। तो ये आपका न्यू वाले .NET 6 के बाद आए उस तरीके में ये रहता है। बाकी पुराने वाले में आपको आई सर्विस कलेक्शन करके आपको मिलेगा, मतलब कन्फिगर सर्विस के अंदर इसका ऑब्जेक्ट वहाँ क्रिएट रहता है और उसके थ्रू आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोलर के अंदर आपने यूज़ कर लिए आई सर्विस करके उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको इंजेक्ट कर लिया आपने, तो इस तरीके से ये रिजॉल्व भी हो गया। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन, लिंक क्यू और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है .NET कोर इंटरव्यू के अंदर। .NET कोर के अंदर आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मिडलवेयर, राउटिंग, ऑथराइजेशन, ये सारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एकदम मॉक कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो आपका रिपीटेड होना ही होना है हर एक इंटरव्यू के अंदर जब भी आप .NET के लिए देने जाते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।